हमने क्या डिस्कस किया था? अब तक हमने डिस्कस किया था कौन सा? यूरिन फॉर्मेशन के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आपने देखा था कि जो काम की चीज़ें होती है वो भी फिल्टर होकर कहाँ पे आ जाती है? बोमन कैप्सूल के अंदर आ जाती है, जिसको हमें अब वापस क्या करना है? रीअब्जॉर्ब करना है। और यहाँ पे टर्म हम रीअब्जॉर्प्शन क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि पहली बार एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हुआ था? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। अब ये ब्लड को छोड़ के चीज़ें बाहर निकल गई, अब इन हमको दोबारा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे टर्म क्या यूज़ कर रहे हैं? रीअब्जॉर्प्शन। तो यूरिन फॉर्मेशन के अंदर दूसरा टॉपिक रीअब्जॉर्प्शन। और रीअब्जॉर्प्शन होता कहाँ पे? तो ये आपके पास बोमन कैप्सूल हो गया, एंड फिर ये वाला पार्ट कौन है? पीसीटी हो गया, एंड फिर पीसीटी, ये वाला पार्ट कौन है? एम्बलेज लूप, एंड ये वाला पार्ट कौन सा है? डीसीटी, एंड उसके बाद ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम? ठीक है। और इतना पार्ट ये कहाँ पे होता है? कॉर्टेक्स के बाहर होता है, और ये पार्ट कहाँ पे होता है? मेडुला के अंदर। और मैंने आपको बोला था कि मैक्सिमम चीजों का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? मैक्सिमम। कुछ भी पूछे ना, कुछ भी, ध्यान रखना क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, कुछ भी पूछे तो आप बोलना कि एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, आंख बंद करके टिक करना पीसीटी, ठीक है? क्योंकि जब भी मैक्सिमम की बात आएगी हमेशा कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा? और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करने के लिए यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए होता है, तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि पीसीटी जो है वो कैसा होगा? सीलेटेड ना, सीलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है ना? अच्छा, अब यहाँ पे क्या चीजें एब्जॉर्ब होगी? तो आपने लास्ट में देखा था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान जो शुगर होती है, ग्लूकोज बाहर निकल जाती है, तो इस ग्लूकोज का हमने क्या कर दिया? वापस रीअब्जॉर्प्शन कर दिया। अमाइनो एसिड वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, हार्मोन्स भी वापस यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, विटामिन भी क्या होंगे यहाँ पे? रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एंड मिनरल्स भी क्या होंगे? रीअब्जॉर्ब। और ब्लड में सबसे ज्यादा होता है क्या है? सोडियम, एंड सबसे ज्यादा क्या होता है? क्लोराइड होता है। नेगेटिव के अंदर क्लोराइड होता है, और पॉजिटिव में सबसे ज्यादा सोडियम होता है। तो हमारे ब्लड में नमक सबसे ज्यादा है ना? और इसके अलावा जो कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, इनका भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और H+ आयन और बाइकार्बोनेट आयन के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, पहले मुझे बताइए आपके ब्लड का पीएच कैसा है? अच्छा है? कितना? 7.2 to 7.4 होता है। 7.2 to 7.4 मतलब वो स्लाइटली अल्कलाइन है कि एसिडिक है? अल्कलाइन है। तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं उनका वापस क्या हो जाता है? रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। अच्छा, आपने कभी न्यूरॉन वाले चैप्टर में सोडियम पोटेशियम पंप पढ़े थे? सोडियम पोटेशियम पंप। तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा है ना, इसमें यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है सोडियम पोटेशियम पंप। एंड आप लोग जानते हो कि 3 सोडियम को जब बाहर निकाला जाता है तो उसके विपरीत 2 पोटेशियम को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। तो यहाँ पे इसके फिर चलो वो मत पढ़ो, यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा, पोटेशियम का भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता भी कहाँ पे? तो इसके अलावा पोटेशियम का भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहीं पे होगा, है ना? अच्छा, अब वाटर बच गया, पानी। जो आपने बोला था कि ब्लड का 90% जो वाटर है वो तो फिल्टर होके नीचे आ गया, उस 90 का बेटा 99% पानी वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कितना? 99% जो वाटर है वो वापस क्या कर दिया जाएगा? यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या लगता है कि एब्जॉर्प्शन एक्टिव होगा कि पैसिव होगा? एक्टिव होना चाहिए। अच्छा, फिर से दिमाग लगाओ, ये चीजें यहाँ पे ज्यादा होगी कि ब्लड में ज्यादा होगी? ब्लड में ज्यादा होती है बेटा ये सारी चीजें। हमने अभी तो पढ़ा था कि उसमें से ब्लड जो आता है उसका सिर्फ 10% पार्ट जो है वो फिल्टर होकर 125 ml बनता है, तो 90% तो ब्लड में ही है ना। तो मतलब ये सारी चीजें ब्लड में ज्यादा होती है। भैया मोबाइल तो नहीं चला रहा, यहाँ सामने देखो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हम बोलेंगे ब्लड में ये सारी चीजें क्या होती है? ज्यादा होती है, फिल्ट्रेट में कम होती है। तो चीजें कम से कहाँ जा रही है? हाई की तरफ जा रही है, तो एटीपी लगेगी। तो ये सारा प्रोसेस कैसा होता है? एक्टिव प्रोसेस होता है।
कैसा होता है? एक्टिव प्रोसेस। और एक्टिव का मतलब यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट होगा? इन सब जगह पे आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? एटीपी की। कोई परेशानी इसमें? बस हो गया खत्म, इतना ही था। तो हमने बोला कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन सारा काम पे हो जाता है, पीसीटी पे हो जाता है। और हमने बोला था कि नॉर्मल यूरिन फॉर्मेशन के अंदर हैंडले की लूप का और डीसीटी का कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है भी नहीं। तो ये सिर्फ काम कब करते हैं? जब कोई बहुत ही पर्टिकुलर डिमांड होती है या कोई पर्टिकुलर कंडीशन होती है तभी काम करेंगे। और वो कंडीशन क्या है अब? तो हैंडले की लूप के अंदर डिसेंडिंग आर्म के अंदर क्या एब्जॉर्ब होता है? यहाँ पे पानी, पानी, पानी। तो डिसेंडिंग आर्म के अंदर क्या एब्जॉर्ब होता है? वाटर एब्जॉर्ब होता है। तो असेंडिंग आर्म के अंदर क्या एब्जॉर्ब होता है? यहाँ पे सॉल्ट एब्जॉर्ब होते हैं, है ना। सॉल्ट मतलब मैं बताऊंगी ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे NaCl, Na और क्या होता है? Cl। डोंट वरी, हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, यहीं पे सॉल्ट क्यों एब्जॉर्ब हो रहा है और यहीं पे पानी क्यों एब्जॉर्ब हो रहा है ना। तो यहाँ पे सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होगा। अच्छा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये सारी चीजें जाएगी कहाँ पे? वासा रेक्टम में पढ़ाया था, सेकेंड कैपिलरी नेटवर्क वासा रेक्टम में। तो ये होता है हैंडलिंग फ्लू। डीसीटी में जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या एब्जॉर्ब हो रहा है? पानी एब्जॉर्ब हो रहा है कि सॉल्ट एब्जॉर्ब हो रहा है? पहले सुन तो ये मैंने लिखा है सोडियम, ये मैंने लिखा है पानी, और ये मैंने लिखा है कैल्शियम। तो यहाँ पे क्या एब्जॉर्ब हो रहा है? आयंस भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं और पानी भी एब्जॉर्ब हो रहा है। डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है। एनसीईआरटी ध्यान से देखना, डीसीटी के आगे एक लाइन लिखी होगी कंडीशनल, है ना। अब ये कंडीशन क्या है सुनो। आप लोगों ने केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हम हार्मोन पढ़ते हैं एल्डोस्टेरोन, जो किसका टाइप है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड का। तो जरा देखें ये हार्मोन कौन सा है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड का सबसे मोस्ट अबंडेंट मिलने वाला एग्जांपल कौन सा है? दैट इज द एल्डोस्टेरोन। तो नाम से पता चल रहा है कि ये मिनरल्स है। तो इसका काम क्या होता है? ये डीसीटी में जाके सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। बाकी आगे की कहानी आप जानते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं इसको, नहीं तो मैं अभी रास सिस्टम में फिर से वापस रिपीट करूंगी। अच्छा, आप लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ी? पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आपने एडीएच सुना है, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, है ना। तो एडीएच का पता है टारगेट क्या है? एक तो डीसीटी होता है और दूसरा टारगेट कौन होता है? कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे भी जाके ये इसको प्लस करेगा, यहाँ पे भी जाके इसको क्या करेगा? प्लस करेगा। तो इसके फेवर में क्या होगा? यहाँ पे भी वाटर क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। तो जब तक एडीएच का सिग्नल नहीं आएगा तब तक बेटा ना डीसीटी काम नहीं करेगा। जब तक मिनरलोकॉर्टिकॉइड का सिग्नल नहीं आएगा तब तक डीसीटी भी काम नहीं करेगा। विटामिन डी सुना है आपने? विटामिन डी करता क्या है? कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। तो यहाँ पे कौन काम करता है? विटामिन डी। तो विटामिन डी क्या करेगा? यहाँ पे कैल्शियम, हालांकि ये यहाँ पे भी बढ़ाता है और विटामिन डी का रोल यहाँ पे भी होता है। देखो कैल्शियम तो वैसे ही मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता ही यही है, और विटामिन डी का जब सिग्नल आएगा तो ये एब्जॉर्प्शन को और ज्यादा बढ़ा देगा। और पीसीटी, बाकी अब डीसीटी भी क्या करेगा? कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करेगा। एंड ब्लड में जब कैल्शियम का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो जो भी बढ़ा हुआ अमाउंट है कैल्शियम का उसको ले जाके कहाँ पे डिपॉजिट कर दिया जाता है? बोन्स के अंदर। किसमें? बोन्स के अंदर। या फिर आपने कभी सुना था पीटीएच हार्मोन, पैराथार्मोन, है ना। एग्जैक्टली, पैराथार्मोन जो है वो भी करता क्या है? विटामिन डी का एक्टिवेशन करवाता है। तो जैसे ही विटामिन डी एक्टिवेट होगा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पैराथार्मोन पीटीएच जो है वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है। समझ आए? तो जब तक यहाँ पे हार्मोन्स या फिर विटामिन का सिग्नल नहीं आएगा तब तक बेटा डीसीटी काम नहीं करता है। इसलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये काम कैसे करता है? कंडीशनल। ये कंडीशनल वर्क करता है। और ये कब काम करता है? जब बॉडी में क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। या फिर अगर एनिमल रहता भी कहाँ पे? जो डेजर्ट में। अगेन जो डेजर्ट में रहता है तो बेटा उसमें है ही क्या? फिर डिहाइड्रेशन तो है ही नॉर्मली। समझ आ गए? चलो अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में। तो कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे सिर्फ एब्जॉर्ब करता है क्या? पानी। क्या एब्जॉर्ब करता है? वाटर। और एक्चुअली वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए इसमें प्रेजेंट होते हैं एक्वा पोरिन।
कभी आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ा होगा चैप्टर, हालांकि जो नए सिलेबस में डिलीट हो गया, तो वहाँ पे वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए हम एक पोरिन प्रोटीन पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं एक्वापोरिन। यू नो एक्वापोरिन की डिस्कवरी सबसे पहली बार नेफ्रॉन में हुई थी, जो यहाँ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं और यहाँ पे भी होते हैं। बाय द वे एडीएच का काम क्या होता है, इन एक्वापोरिन की संख्या बढ़ा देता है। तो एक्वापोरिन की अगर संख्या बढ़ेगी तो कॉमन सेंस की बात है वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। कोई परेशानी? एक आपको मैं हैरान करने वाली चीज लिख रही हूँ यहाँ पे, और ध्यान रखना मैंने क्या लिखा है। अगर बेटा यूरिया वापस सारा ही एब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिर ये तो सारा ड्रामा करना ही बेकार है फिर, है? मतलब पहले फिल्टर किया फिर वापस सारा एब्जॉर्ब कर लिया, तो नेट रिजल्ट क्या है, जीरो। उल्टा और एनर्जी का खर्चा और हो गया, है? तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया वापस क्यों एब्जॉर्ब करता है, क्वेश्चन मेरा ये है। अच्छा इधर देखना, ये दिखाई दे रहा है? अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो अच्छा ब्लड की कंसंट्रेशन कितनी होती है ये बताओ मुझे। जो ब्लड यहाँ पे आया है ना, उस ब्लड की कंसंट्रेशन होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो जो बीसीटी होगा, पीसीटी यहाँ कंसंट्रेशन कितनी होगी फिल्ट्रेट की, क्योंकि बेटा यहाँ पे पानी भी एब्जॉर्ब हो रहा है और सॉल्यूट भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो अगर आपने किसी सॉल्यूशन में से पानी भी निकाला है और सॉल्यूट भी निकाला है तो कंसंट्रेशन ना तो घटेगी ना बढ़ेगी। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, 300 ही रहेगी। अब हेनली के लूप में आ जाओ, तो आप किसी सॉल्यूशन में से पानी निकालते जा रहे हो, मतलब किसी सॉल्यूशन को बॉईल कीजिए तो वाटर तो वेपोराइज हो जाएगा, पीछे जो बचा हुआ सॉल्यूशन है वो क्या होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। फॉर एग्जांपल चाशनी ऐसे ही बनाते हैं, है ना? तो किसी सॉल्यूशन में से आपने पानी निकाल दिया तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, लगातार बढ़ती जाएगी। तो ये 300 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 400, 600, 800, 1000 और यहाँ तक जाते जाते कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। कितना 1200 कंसंट्रेशन हो जाएगी। अब आपके पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में से आपने सॉल्यूट निकालते गए, क्या निकालते गए, सॉल्यूट निकालते गए, तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे 1200 का वापस कितना हो जाएगा 1000, 800, 600, 400 एंड वापस यहाँ तक आते आते कितना होगा। अब डीसीडी में पानी भी एब्जॉर्ब हो रहा है और सॉल्यूट भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं, आयंस भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं। दोनों ही चीजों का जब एब्जॉर्प्शन है तो ना तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना घटेगी, तो वापस कितना हो जाएगा 300। यहाँ पे आ जाओ, कलेक्टिंग डक्ट का मेन काम क्या होता है, देखो फाइनली यहाँ पर जाके ये क्या बन जाता है, इसके लिए शब्द हम यूज करते हैं यूरिन। बाकी अदरवाइज यहाँ से लेकर यहाँ तक हम टर्म क्या यूज करते हैं, फिल्ट्रेट। कलेक्टिंग डक्ट में एंटर होने के बाद यहाँ पे शब्द यूज किया जाता है क्या, यूरिन। अब यूरिन जो हम बाहर निकाल रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है उसके फॉर्म में कहीं पानी का ज्यादा लॉस तो नहीं हो रहा है, तो उसी वाटर को फाइनलाइज करने का काम किसका होता है, कलेक्टिंग डक्ट का। तो कलेक्टिंग डक्ट में फिर जैसे जैसे पानी एब्जॉर्ब होता जाएगा इसकी कंसंट्रेशन 400, 600, 800, 1000 एंड कितनी हो जाएगी। और कलेक्टिंग डक्ट से फिर फाइनली क्या बनेगा, यूरिन बनेगा। क्या बनेगा, यूरिन बनेगा। तो बताओ फिर यूरिन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, यूरिन की कंसंट्रेशन यहाँ पे हो जाती है कितनी, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो आप सब ने अपना यूरिन तो देखा ही होगा, जो आपके ब्लड से 4 गुना ज्यादा क्या है, कंसंट्रेटेड है। 300 और 1200 4 गुना ही हुआ है, 4 टाइम। अब एक काम करो, उसमें 4 टाइम आप पानी ऐड कर दो यूरिन के अंदर, तो वो कितना डाइल्यूट हो जाएगा, वही कंसंट्रेशन आपकी ब्लड की होगी। तो अब आप सोचिए कि आपके ब्लड की कंसंट्रेशन इमेजिन कर सकते हो कितनी होती है। इतना समझ आ गया। अच्छा अगर इसमें ये बाहर वाला पार्ट कौन सा है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, और ये पार्ट कौन सा है, मेडुला है। ये पार्ट मेडुला है और ये वाला पार्ट कौन सा है, कॉर्टेक्स है। अगर इसमें हम एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अगर स्टैब्लिश करें तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। यहाँ पे कंसंट्रेशन कॉर्टेक्स में कितनी मिलेगी, 300, 400, 600,
800, 1000 एंड फिर कितना हो जाएगा। तो यानी इसका जो मतलब मेडुला वाला जो पार्ट होता है, वो मेडुला वाला पार्ट कॉर्टेक्स से 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है ना। ये आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दिखाई देता है। बताइए यहाँ तो कोई परेशानी है ना। अच्छा पता है ये मैं चलो आपको समझाऊंगी ऐसा कि यहाँ पे वाटर क्यों ऑब्जॉर्व होता है, यहाँ पे सॉल्ट क्यों ऑब्जॉर्व होता है। आगे जाके हम पढ़ेंगे जो काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं होता है उसमें डिस्कस करेंगे। किसी को परेशानी। और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी क्यों ऑब्जॉर्व हुआ है वो मैं आपको आगे वाले टॉपिक काउंटर करंट मैकेनिज्म में समझाऊंगी, ठीक है। अच्छा एक लास्ट टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं, ट्यूबुलर सेक्रेशन। कुछ नहीं है ट्यूबुलर सेक्रेशन, होता क्या है कि जो चीजें बोमन कैप्सूल में फिल्टर नहीं हो पाती है, ब्लड से फिल्टर होकर जो बोमन कैप्सूल में डायरेक्टली नहीं आ पाई, तो ब्लड वेसल्स जो इफरेंट आर्टरी आगे चली जाती है ना, वो उन प्रकार की चीजों को डायरेक्टली पीसीटी और डीसीटी में लोड कर देती है। तो डायरेक्ट लोडिंग को हम क्या बोलते हैं, ट्यूब में सिक्रेशन करना, ब्लड का डायरेक्टली ट्यूब में सिक्रेशन करना ट्यूबुलर सिक्रेशन हो जाएगा। अब ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या क्या होता है, मैं इसको ब्लैक कलर से लिख रही हूँ या अलग से डायग्राम बना लेते हैं। ये है बोमन कैप्सूल, ये है पीसीटी, एंड ये का लूप से मतलब ही नहीं है, ये है डीसीटी और ये होती है कलेक्टिंग कर, ठीक है। तो अब क्या मुझे बताओ, ब्लड आपका एसिडिक होना चाहिए क्या, नहीं ना। तो इस H+ आयन को डायरेक्टली लोड कर दिया जाता है कहाँ पे, पीसीटी और डीसीटी के अंदर। इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सिक्रेशन। और सोडियम पोटेशियम पंप आपने पढ़े थे, यहाँ पे जब कभी भी सोडियम को अब्सॉर्ब किया जाएगा तो उसके विपरीत पोटेशियम आयन का एक्सक्रीशन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पोटेशियम आयन डायरेक्टली कहाँ जा रहे हैं, पीसीटी, और कहाँ पे जा रहे हैं, डीसीटी के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखो सोडियम का जब रीअब्सॉर्प्शन होगा तो इसके अपोजिट पोटेशियम आयन वापस यहाँ पे लोड कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन से पंप काम करते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप काम करते हैं। जो आप न्यूरॉन में पढ़ती होगी 3 एब्जॉर्ब करते हैं, 2 पोटेशियम को फेंकता है ना, ऐसे। और इसके अलावा जो आप एंटीबायोटिक खाते हो या कोई दवाई खाते हो, तो दवाई का भी डायरेक्टली जो ड्रग्स होती है उनका भी क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रेशन कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना ट्यूबुलर सिक्रेशन कहाँ पे होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है पीसीटी, एंड कहाँ पे होता है, डीसीटी। और ट्यूबुलर सिक्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जो चीजें बोमन कैप्सूल में फिल्टर नहीं हो पाई उनको वासा रेक्टा या जो ब्लड वेसल्स होती है इफरेंट आर्टरियोल, वो डायरेक्टली उसको लोड कर देती कहाँ पे, वासा रेक्टा उसको डायरेक्टली लोड कर देता है कहाँ पे, पीसीटी और डीसीटी के अंदर, ठीक है। कोई परेशानी इसमें, इसी को हम बोलते हैं कौन सा टॉपिक हो जाएगा, ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो इसके साथ ही मुबारक हो, हमारे तीनों टॉपिक कंप्लीट हो गए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। और ये फाइनल हो जाने के बाद फाइनली ये कलेक्टिंग डक्ट में क्या बन जाता है, यहाँ पे ये बन गया यूरिन। और यूरिन की कंसंट्रेशन मैंने लिखी थी, कितनी होती है आप समझ ही गए होंगे, और क्यों होती है वो भी आप समझ गए होंगे। कोई परेशानी, ठीक है। तो आपके चैप्टर का मेजर पार्ट यहीं पे कंप्लीट हो गया, बट अब थोड़ी बात छोटी छोटी बातें जो हम पढ़ेंगे इसमें।